गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार आज एक बार फिर से मैं आप लोगों को विद्यालय से संबंधित सारी गतिविधियों के ऊपर इस कक्षा को आरंभ करने जा रहा हूँ। कक्षा आरंभ करने से पूर्व आपसे एक सादर निवेदन है कि गुरुवर इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लोगों को जानकारी दें, बिल्कुल निःशुल्क है। और इस चैनल के द्वारा नियमित हमारी कक्षा चल रही है। जैसे जैसे सूचनाएं मेरे पास आएंगी कक्षा की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब फिर मैं अगली कक्षा से आगे बढ़ रहा हूँ। अब बात हो रही है, अगर विद्यालय की स्थिति मुख्य सड़क के पास है तो वहाँ किस तरह की हमेशा समस्या बनी रहेगी, ये किसको सोचना है? प्रधानाध्यापक सर को ही, कि जो हेडमास्टर होंगे कि अगर विद्यालय मुख्य सड़क के पास है तो क्या क्या संभावनाएं होंगी। अब सोचिए कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और आपका विद्यालय मुख्य सड़क के पास है, तो इसके 4 विकल्प को गौर से देखें। ध्वनि प्रदूषण, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण के बाद आएगा नेक्स्ट वायु प्रदूषण, उसके बाद है आवागमन समस्या। तो नज़दीक होने से आवागमन की समस्या उतनी गंभीर समस्या नहीं है, वो तो एक बार 2 प्यून खड़ा होगा, बच्चे पास कर जाएंगे, फिर शाम में निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो समस्या बच्चों को आएगी सबसे ज़्यादा कि चिल्पों की आवाज़ उसको सुनाई देती रहेगी, उसका कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन भंग होगा। तो और दूसरा वायु प्रदूषण, गाड़ी चलेगी उसमें डीजल पेट्रोल से प्रदूषण निकलेगा, हवा के झोंके से प्रदूषित रहेगा वातावरण। तो देखिए, बार बार कह रहा हूँ कि बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक मिजाज है, एक तेवर है, एक स्वभाव है। क्या? तो उसका स्वभाव है कि कई दफ़े आपको सारे उत्तर सही लगेंगे। यही तो गुरुवर आगमन और निगमन तर्कशास्त्र जो पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं फिलॉसफी में, या आपके यहाँ लॉजिक भी बोला जाता है। तो क्या बोलता है कि लाइफ में एक बहुत बड़ी बात है गुरुवर, आपको क्या बताऊं, कि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है किसी के व्यक्तित्व में, विकास में, कि उसके अंदर इंडक्शन और डिडक्शन, यानी आगमन कितना है, उसके क्या तर्क हैं, और निर्गमन कितना, किन चीज़ों को डिटेक्ट करता है। इसी प्रोसेस में जीवन के सारे रिश्ते तय होते हैं। कि आपको लगा वहाँ चाय पीता हूँ, अरे उसका गिलास बहुत अच्छा गंदा रहता है, वो ठीक नहीं चाय पिलाता है। छोटी सी चीज़ है। आप कहीं जाते हैं, साइकिल का पंचर या बाइक का पंचर वो अच्छा बनाता है, बैटरी वो अच्छा बनाता है। तो ये क्या प्रोसेस है? डेटाज है, आपके पास आंकड़े हैं, और उन आंकड़ों से आप विश्लेषण करके डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता को आप बढ़ाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करते हैं। समस्या समाधान की प्रवृत्ति आप में डेवलप होती है, आप में विकसित होती है। उस कैसे? तो यही चलता है डिरेक्शन और इंडक्शन, कि किन चीज़ों को लेना है, किन को छोड़ना है। तो बहुत अच्छा डिरेक्शन और इंडक्शन, आगमन और निगमन उच्च कोटि का आपका होना चाहिए। तब ये इस ऐसी तैयारी की योजना मैंने बनाई है कि आपका तर्क शक्ति भी पूछता है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आवागमन समस्या है, लेकिन आपके उत्तर के विकल्प में आवागमन नहीं होगा तो आप सोचेंगे प्रश्न गलत है। कभी प्रश्न गलत नहीं होता है, रेयर कभी कोई गलती हो गई। तो जो चीज़ कंटिन्यूअसली किसी चीज़ को प्रभावित कर सकता है तो वो है प्रदूषण, इस विकल्प में आवागमन नहीं। अगला है शिक्षक और श्याम पट केंद्रित सीखने की प्रणाली को क्या बढ़ावा देता है। तो कक्षा का मतलब है बच्चे हैं। गुरुवर जानते होंगे कि हम सबके गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। टैगोर शांति निकेतन के पास किसी स्कूल में चीफ गेस्ट बन के गए थे, जा रहे थे, स्कूल में प्रवेश कर गए, देखे कि इतना सुंदर सुंदर पीले पीले आम लटके हुए हैं।
उन्होंने कहा गाड़ी मोड़ो, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो आयोजक घबरा गया, अरे क्यों नहीं, वहाँ लोग होंगे, गुरुवर क्या गलती हो। बोले यहाँ तो स्कूल है ही नहीं, बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो ये बच्चे हैं, शरारत करेंगे, बच्चे हैं खेलेंगे कूदेंगे, वो बिल्कुल आप श्याम पट पे रख के कक्षा में लोहे के बेंच पे बैठा के बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण नहीं कर। घींचा धिसा मुक्की, आपस में थोड़ा भद्र बोलना, फिर आपको बोलता हूँ मास्टर साहब ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे बोला है, उठा पटक, उससे लर्निंग एटीट्यूड डेवलप होता है, उसका पर्सनालिटी बनता है। व्यक्तित्व को बनने के लिए, बनाने के लिए आप हैं, निखारने के लिए आप हैं। बाधित ना हो किसी भय से, वो बच्चा प्रताड़ित न महसूस करे, इस बात का सदैव आपको ख्याल रखना होगा। तो इसमें भारी भरकम लोहे के बेंच एवं बड़ी मेज, अगर केवल आप श्याम पट पे रहेंगे तो ये प्रॉब्लम बच्चों में आएगी, बच्चे इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं हो पाएंगे और आपको इस प्रॉब्लम से बाहर करना है। यानी ऐसी जगह बननी चाहिए जो उसके मन माफिक हो, जहाँ वो आनंद उठा सके। तो इसके लिए केवल आपको श्याम पट पे काम नहीं करना होगा, श्याम पट से आपको बाहर जाना होगा और श्याम पट से बाहर जाकर ही आप बच्चों के साथ घुलेंगे मिलेंगे। तो इसलिए भारी भरकम लोहे की बेंच की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल है कि नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ कि पुस्तकों के अलावा अन्य पाठ्योपयोगी पुस्तकों के अध्ययन के लिए विद्यालय में कौन सा स्थान एक आनंददायी स्थान होना चाहिए। यानी कहाँ होना चाहिए कि बच्चे बड़ा निश्चिंत होकर पढ़ सके। तो बिल्कुल खेल का मैदान वो नहीं होगा, मनोरंजन कक्ष नहीं होगा, पुस्तकालय ये हृदय स्थली है। हालांकि दुख की बात है कि हमारे बिहार में पुस्तकालयों का घोर अभाव है। आपको जान के खुशी होगी कि बहुत सारे हिंदुस्तान के राज्य हैं जहाँ हर स्कूल में बहुत अच्छा पुस्तकालय है। दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ तो हर पंचायत में एक बड़ा पुस्तकालय है, आज से 60 साल पहले से। तो पुस्तकालय का बहुत बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो कमजोरी आई है, विसंगतियाँ आई हैं, उसमें पुस्तकालय के महत्व को कम किया गया है कि अर्बन सेंटर पे, शहरी जगह पे पुस्तकालय है, स्कूल में पुस्तकालय के नाम पे चंद किताबें, कई जगह हैं ही नहीं। हम लोग भी पढ़ते थे तो कोई पुस्तकालय नहीं था। लेकिन इतनी बड़ी भूमिका है कि आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, कहीं भी इतने अच्छे जो रिजल्ट होते हैं, यहाँ इसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका है तो पुस्तकालय के माहौल का। माहौल मिलता है, ढंग ढंग की किताब मिलती है और आप अच्छा कर सकते हैं। विद्यालय का कौन सा भाग विद्यार्थी को करके सीखने तथा अनुभव द्वारा सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो कहाँ वो करके सीखते हैं, कहाँ एक्सपीरियंस से सीखते हैं? तो प्रयोगशाला। प्रयोगशाला क्या है? वहाँ वो कर के खुद सीखते हैं किसी चीज़ को। यानी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आता है, प्राथमिक सूचना बच्चा कहाँ से पाएगा? प्रयोगशाला से। हम आप उसको पढ़ा के सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, द्वितीयक सूचना देते हैं, वहाँ तो फर्स्ट हैंड सूचना हो पाता है। इसलिए प्रयोगशाला का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसका उत्तर हुआ प्रयोगशालाएं। अब नेक्स्ट, प्रयोगशाला में किसे सुरक्षित व व्यवस्थित रखने की व्यवस्था करनी चाहिए? तो किसे? बुलेटिन बोर्ड, चार्ट, मानचित्र, सभी को। प्रयोगशालाएं में सभी चीज़ चाहिए। प्रयोगशाला का मतलब वो केवल भारी भरकम साइंटिफिक लैब नहीं है। बहुत चीज़ों के द्वारा प्रयोगशाला बनाया जा सकता है, दिखाया बच्चों को जा सकता है कि देखो ये है, करके देखो, समझ के देखो। उसके बाद विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किसका स्थान पाठ सहभागी क्रियाओं से अत्यंत महत्वपूर्ण है? यानी किताबों के अलावा स्कूल के लिए, बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी क्या है जिस पे विशेष ध्यान देना चाहिए? कि किताब तो है ही बच्चों के लिए, लेकिन किताब के अतिरिक्त और उतने ही महत्व की चीज़ है, वो है खेल। खेल को कमतर ना आके बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उनकी एनर्जी उसमें लगेगी, पॉजिटिविटी आएगी और उस रचनात्मकता के साथ एक सामूहिकता का बोध होता है, एक नेतृत्व का विकास होता है कि सामूहिक रूप से किसी काम को करने का, और नेतृत्व क्षमता विश्वास विकसित होती है। तो किताब के बराबर ही खेल का
योगदान है जो अब सिद्ध हो चुका है। हम लोग के ज़माने में लोग कहते थे पढ़ेगा लिखेगा बनेगा होशियार, खेलेगा कूदेगा तो बनेगा बेकार, लेकिन अब नहीं, खेल कूद भी उतना ही ज़रूरी है। मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय विकास के लिए मानव संसाधन के रूप में, यानी स्कूल के विकास के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, तो शिक्षक को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के प्रशिक्षक, बिल्कुल किसी भी शिक्षण संस्थान में जो प्रशिक्षक हैं, जो ट्रेनर हैं, वो क्या है, बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। शैक्षिक नीति बनाने वाले लोग, जो शिक्षा पे नीति बनाते हैं, पाठ्य पुस्तक बनाने वाले लोग, तो ये सब क्या है, ये सब स्कूली सिस्टम का, विद्यालय और पढ़ाई लिखाई सिस्टम के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। निम्नलिखित में से एक प्रधानाध्यापक का अकादमिक कार्य नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट है गुरुवर, क्या कार्य नहीं है, तो अध्यापन कार्य करना, प्रशासनिक निरीक्षण, शैक्षणिक निरीक्षण, शोध एवं लेखन को बढ़ावा देना। तो प्रशासनिक निरीक्षण गुरुवर आपका काम नहीं है, ये डिपार्टमेंटल शुरू हो जाता है, प्लस उसके अलावे जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से शुरू होता है। आपका क्या काम है, अध्यापन कार्य को करना। शैक्षणिक निरीक्षण, कक्षा चल रही है नहीं चल रही है, कौन टीचर आया नहीं आया, क्या है रूटीन, क्या है टाइम टेबल, क्या है, ये सारा आपका काम है। और शोध और लेखन, यानी अच्छे से अच्छे लेखन और शोध को करना, एडमिनिस्ट्रेटिव आपके डोमेन में, आपके हिस्से में नहीं है। अब नेक्स्ट, विद्यालय में बैठक का आयोजन करना प्रधानाध्यापक के किस काम के अंतर्गत आता है। आप विद्यालय में जो बैठक करते हैं वो किस काम में है, तो विद्यालय के प्रशासनिक, देखिए प्रशासनिक निरीक्षण आपका काम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव निरीक्षण नहीं है, लेकिन विद्यालय में कोई मीटिंग लेते हैं तो क्या है, वो आपका प्रशासनिक कार्य है। ये सब हेयर लाइन डिफरेंसेज है, बाल के तरह। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा गौर से देखिए और समझिए, तब आप में पैनापन आएगा और सही आंसर का चयन करेंगे। विद्यालय में बैठक का आयोजन करना प्रधानाध्यापक के किस कार्य के, तो आप जान जाइए कि प्रधानाध्यापक का कार्य क्या है, तो वित्तीय कार्य, बिल्कुल वित्तीय कार्य है आपका, आएगा उस समय आएगा, बताऊंगा। प्रशासनिक कार्य है, अकादमिक कार्य है, प्रबंधकीय है चारों कार्य, लेकिन स्पेसिफिक पूछ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को दिया कि पीछे मैं प्रशासन पे बात किया था, तो इसलिए उससे कोरिलेट करके कि विद्यालय में बैठक का आयोजन करना प्रधानाध्यापक के किस काम के अंतर्गत आता है। पूरे विद्यालय का नेतृत्व करना प्रधानाध्यापक के किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, तो नेतृत्व, लीडरशिप, कि पूरे चीज़ों को लीड करना। प्रधानाध्यापक के प्रबंधकीय कार्य में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है। क्या नहीं है, शिक्षण प्रशिक्षण में भूमिका निभाना, कोई मतलब आपका नहीं। आपके पास तो बच्चे हैं, उसको देखना, पुस्तकालय की व्यवस्था देखना, बिल्कुल आपके पास है, आपके स्कूल के कैंपस के अंदर है। स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखना है, शुरू से आप ही लोग तो सबको स्वच्छ किए हैं। विद्यालयों में बैठक का आयोजन करना, तो ये सारे आपके कार्य हैं, लेकिन शिक्षण प्रशिक्षण से आपका कोई लेना देना नहीं। ट्रेनिंग कॉलेज का काम है, प्रशिक्षण संस्थाओं का काम है। कर्मियों के वेतन से संबंधित कार्य तथा छात्रवृत्ति राशि का वितरण प्रधानाध्यापक के किस कार्य के अंतर्गत आता है, आ गया वित्तीय कार्य। ये प्रधानाध्यापक का वित्तीय कार्य हो गया। मैंने क्या बोला कि वित्तीय, अकादमिक, प्रशासनिक, प्रबंधकीय सब कार्य आपको करने हैं, तो ये वित्तीय कार्य हो गया। ये प्रबंधकीय कार्य नहीं है, नेतृत्व नहीं है कि सारी राशि आई, किसको मिली, क्या अकाउंट था, ये सारा हिसाब किताब रखना। तो एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ गुरुवार आपको कार्य करना है। धन्यवाद। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.